हेलो माय डियर, आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। टुडे करंट अफेयर्स, सीए, जीएस और जीएस जीके का क्लास लेकर के मैं प्रेजेंट हूं। ओके, यस। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए लेट अस स्टार्ट। आपकी जो भी परीक्षाएं हैं, हर परीक्षा के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चंस का बेस में बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ और बहुत ज़्यादा सूचनाओं के पीछे न दौड़े। भारत का दक्षिणतम बिंदु है। आप जानते हैं कि भारत हमारा एक देश है जिसमें कुल 36 राज्य हैं। इसमें सबसे दक्षिणतम यानी नीचे वाला, सबसे उत्तरतम, सबसे नॉर्थ, सबसे साउथ, सबसे ईस्ट और वेस्ट के पॉइंट पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे दक्षिणतम बिंदु कह रहा है, ए में है इंदिरा पॉइंट, बी में है इंदिरा कॉल, सी में है गुहार मोती और डी में है किबिथुई। तो राइट आंसर इज इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो भारत को आप जानते हैं कि 36 राज्यों से मिलकर के हमारा देश बना हुआ है। तो इसमें जो सबसे दक्षिणतम, देखिए भारत में दक्षिणतम पॉइंट, एक आप भारत का मैप देखेंगे तो यहां पर आपको एक बगल में, भारत के मुख्य भूमि के बगल में बंगाल की खाड़ी में आपको एक हमारा यूटी अंडमान निकोबार दिखाई देता है। उसके जो ऊपर वाले को अंडमान कहते हैं, नीचे वाले को ग्रेट निकोबार कहते हैं। उसी निकोबार में एक सबसे नीचे का बिंदु है जिसका नाम है, जहां जाके इंडिया फिनिश होता है, उसी का नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो पहले इसका और भी नाम है, इसके और नाम है इंदिरा पॉइंट के, आप जान लीजिएगा। इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं और इसी को लाहिचिंग पॉइंट भी कहते हैं। पिग्मेलियन पॉइंट या लाहिचिंग पॉइंट जो भी आता है एग्जाम में, याद रखिएगा इसको कि ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन सबसे नीचे का, जहां जाके नीचे इंडिया समाप्त हो जाता है। बट अगर क्वेश्चन में ये आता है कि मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो मुख्य भारत का मतलब भारत का जमीन, वो राज्य नहीं। जैसे हमारे दो राज्य जो हैं, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार, ठीक है, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। तो जो मुख्य भारत का मतलब हमारी जमीन जो मुख्य है, ठीक है, तो उसका सबसे दक्षिणतम पॉइंट जहां जाके इसे वी आकार में इंडिया समाप्त होता है, वो तमिलनाडु का जिला है, एक स्थान है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी, उसी को हम लोग कहते हैं केप कमोरिन। कन्याकुमारी या केप कमोरिन तमिलनाडु में पड़ता है ये उसका दक्षिण, मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु ये है। दोनों पॉइंट को अच्छे से, कोई एग्जाम आए तो पढ़िएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। अगर भारत की मुख्य भूमि का पूछेगा तो आप तमिलनाडु के लास्ट में जाएंगे, कन्याकुमारी या केप कमोरिन लिखा रहेगा। और अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु तो आप जाइएगा इंदिरा पॉइंट, या वहां पर पिग्मेलियन पॉइंट या लाहिचिंग लिखा रहेगा, कोई एक जरूर नाम रहेगा। उसके बाद है इंदिरा कॉल। तो जैसे भारत नीचे सदर्न मोस्ट पॉइंट था ये, वैसे नॉर्थ में सबसे जहां जाके इंडिया समाप्त होता है उसका नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस कहां पड़ता है ये लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, अब भारत के पूरब में सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, और उसमें एक गांव है किबथू। किबथू भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट है, ठीक है, द मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट। और सबसे पश्चिमी पॉइंट जो भारत का है उसका नाम है गुहार मोती, जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये भी जानते रहिए। और भारत के पूर्वी और पश्चिमी पॉइंट में, यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे के समय की अंतर पाया जाता है। अंडरस्टैंड, ये भी जानते रहिएगा। यानी जब पूर्वोत्तर भारत के लोग लंच करते हैं दोपहर में, तो हमारे यहाँ लोग ऑफिस जाते हैं, क्योंकि वो लोग एडवांस रहते हैं, हम लोग पीछे रहते हैं, यानी कि पश्चिम भारत के लोग। तो ये भी जानते रहिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। और भारत में एक ही मानक समय है, ठीक है,
मानक समय एक ही है। टाइम जोन कितना है भारत में पूछा जाए तो एक ही टाइम जोन है। कई देशों में तो बहुत सारे हैं, अमेरिका, रूस और ये सब, कनाडा वनाडा, बहुत सारे टाइम जोन है, बट भारत में एक ही टाइम जोन है। ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। एपिग्राफी क्या है? सिक्कों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, पुरातत्व का अध्ययन। तो एपिग्राफी का राइट आंसर है अभिलेखों का अध्ययन। अभिलेख जो लिखे होते हैं हमारे, उन्हीं को कहते हैं, अभिलेखों का अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी। सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिज्मेटिक्स, न्यूमिज्मेटिक्स कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन बहुत पूछा जाता है, कई सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन अगेन एंड अगेन पूछा गया है। उसके बाद है शिलालेखों का अध्ययन जो होता है पैलियोग्राफी कहलाता है, और पुरातत्व का अध्ययन जो होता है आर्कियोलॉजी। लॉजी, ग्राफी, जहां भी सिनोनिम्स लगे, इन सब का मतलब होता है स्टडी करना। ये अच्छे से जानते रहिएगा। ये है न्यूमिज्मेटिक्स, और ये है एपिग्राफी, और ये है शिलालेखों का अध्ययन कहते हैं पैलियोग्राफी, पुरातत्व का अध्ययन आर्कियोलॉजी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? आप जानते हैं पुराने नाम से भी, पुराने स्थान के जितने भी नाम बदले जाते हैं तो उन पर ध्यान रखा करिएगा। यही सब आपका करंट में क्या बदला गया, पुराने में कहां पर क्या बदला गया। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन द नेम्स आर चेंज्ड। नेम जब भी चेंज किए जाते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे अपीयर इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मद्रास ए, बी में त्रावणकोर कोचीन, सी में संयुक्त प्रांत और डी में उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का ही इसको तब यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था उत्तर प्रदेश को। और 24 जनवरी 1950 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश। 2018 से हम उत्तर प्रदेश दिवस की शुरुआत किए हैं, उत्तर प्रदेश दिवस हम मनाते हैं। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश में आए हैं। भारत का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो चौथा, और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, मिनी इंडिया के नाम से मशहूर है। तो आइए उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको बता देते हैं आज। उत्तर प्रदेश, इसी से एक प्रदेश और बना है 2000 में, उत्तराखंड, इसी से अलग होकर के बना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ है। इसका एरिया 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, और जिले कुल 75 हैं। ठीक है, जनसंख्या इसके लिए सबसे अच्छा फार्मूला 1998 1 2 3 4 1, यही है, पूरा याद कर लीजिएगा इसको। यहाँ जन घनत्व जो पाया जाता है, लोगों की रहने की आबादी, जनसंख्या का घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात, जो महिलाओं और 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं होती, उसी को कहते हैं लिंगानुपात, यानी उसको यहाँ पर है 912, 1000 पर 912 महिलाएं हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ की राजकीय भाषा हिंदी है। दूसरी भाषा कौन सी है? उर्दू है। ठीक है, कुल साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की 67.7% है, 67.7%। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है, यानी एक तरह से राजकीय नृत्य कह लीजिए उत्तर प्रदेश का, वो कथक है। क्या है? कथक। ठीक है, एंड इसकी विधायिका जो है, जहां से हमारे प्रदेश का कानून बनता है, तो इसकी विधायिका कैसी है? द्विसदनात्मक है, यानी एक विधान मंडल जिसे कहते हैं, तो एक हमारी क्या है, उसको विधानसभा कहते हैं, और एक को कहते हैं विधान परिषद। ठीक है, नेक्स्ट है न्यायपालिका। तो हमारे यहाँ के जो हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का, वो कहां पर स्थित है? प्रयागराज में, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद। इसकी एक खंडपीठ जो है वो लखनऊ में भी है। राजकीय पशु की बात करें अगर, स्टेट एनिमल की, तो बारहसिंघा है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक है। राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस या क्रॉन्च, जो भी रहे। और राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश है। और इसका चिन्ह जो राजकीय है वो 1938 से स्वीकृत किया गया है। 2 मछलियां
एक तीर व धनुष, एक तीर व धनुष। लोकसभा की कुल सीटें यहां 80 हैं और विधानसभा की कुल सीटें 404, जिसमें एक एंग्लो इंडियन भी शामिल है। विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 100 है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या यहां से 31 है। प्रथम राज्यपाल जो थे हमारे प्रदेश के, यानी उत्तर प्रदेश के, सरोजिनी नायडू। ये यूपी की ही नहीं, ये पूरे भारत में पहली महिला थी जो किसी प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत। पहले विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। पहली विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो 8 मार्च 1952 को। और विधान परिषद के पहले सभापति जो थे वो चंद्रभान जी थे, चंद्रभान जी। और पहले मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा जी थे। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ठीक है। और पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती जी। प्रथम लोकायुक्त यूपी के, तो प्रथम लोकायुक्त भाई न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल थे। प्रथम विश्वविद्यालय तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसे प्रयाग विश्वविद्यालय कहते हैं। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम मैंने बताया, वहीं से क्वेश्चन ही उठा था। उत्तर प्रदेश की पुरानी राजधानी, एक तरह से कहे पहली राजधानी, तो आगरा थी। आगरा के बाद इलाहाबाद आई थी और उसके बाद फिर ये लखनऊ है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश कितने देशों को टच करता है? तो एक देश को। कौन सा है वो? नेपाल, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, यहां पर और थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इसमें कुल 18 मंडल, 75 जिले और 17 नगर निगम हैं। राज्य विधान मंडल द्विसदनात्मक में मैंने बताया। राज्य विधान मंडल का प्रथम गठन जुलाई 1937, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नीति आयोग का फुल नाम क्या है? इसमें मैंने ए में दिया है नेशनल इनिशिएटिव ट्रेड यूनियन इंडिया, नेशनल इंडिया ट्रेड इंस्टीट्यूट, नेशन इंडिया टुमारो इंडिया, और लास्ट में डी मैंने दिया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और डी वाला इसका आंसर सही है। राइट आंसर इज डी, और डी का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और जिसे हम राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान कहते हैं। राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। तो क्या है नीति आयोग? जैसा कि हम आप जानते हैं, खूब अच्छे से जान लीजिए कि भारत में पहले योजना आयोग रहता था। अब योजना आयोग को 2015 में 1 जनवरी 2015 को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग आ गया। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा थिंक टैंक है। ये भारत के भविष्य में ग्राम स्तर से लेकर के राष्ट्र स्तर तक की नीतियां बनाता है या सुझाव या परामर्श देता है भारत सरकार को, ठीक है। इसको आप अच्छे से जानते रहिएगा। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। इसके पहले जो योजना आयोग था उसी को हटा करके ये नीति आयोग बना हुआ है। यह एक संविधानेतर संस्था, मतलब ये संवैधानिक संस्था नहीं है, संविधानेतर संस्था है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं भारत के जो भी प्रधानमंत्री हैं वही रहते हैं, और इसमें एक उपाध्यक्ष होते हैं, एक सीईओ होते हैं। गवर्निंग काउंसिल में इसके सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपाल और प्रशासक होते हैं। तो जानते रहिए कि अगर आता है कि नीति आयोग क्या है, तो नीति आयोग भारत सरकार का बहुत बड़ा थिंक टैंक है। हाँ, एक चीज और जान लीजिएगा, यहां पर जो कुछ पुराने नाम हैं, तो जैसे आप जानते हैं मद्रास का ही नाम बदल करके बाद में तमिलनाडु कर दिया गया था। आज तो इसका नाम, जो तमिलनाडु की राजधानी भी बन गया, चेन्नई हो गया है। त्रावणकोर कोचीन ये केरल का पुराना नाम है। त्रावणकोर कोचीन ये केरल का पुराना नाम है। और उड़ीसा का अब नया नाम हो गया है ओडिशा। कब से? 2011 से। तो आप इसको अच्छे से रिमेंबर रखिएगा माय डियर। थिंक टैंक हो गया सबसे, भारत का सबसे बड़ा थिंक टैंक कौन सा है भाई? नीति आयोग। ये एक प्रकार का थिंक टैंक है। लास्ट क्वेश्चन पर आज हम आते हैं। 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की किसको घोषणा हुई है? तो देखते रहिएगा।
इसमें ए में है जगत गुरु रामभद्राचार्य व गुलजार, बी में है दामोदर मौजो, सी में है नीलमणि फुकन और ए में है डी में ए नंबूथरी। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। इसका राइट आंसर है ए, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार जी को 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो आज हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में ही थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। हाँ, इससे पहले कि मैं आपको इसमें कुछ और बता देता हूं, ये जो दामोदर मौजो हैं, इनको कोंकणी भाषा के हैं लेखक, ये इनको 2022 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और सी में जो है नीलमणि फुकन, इनको 2021 का असमिया भाषा के लेखक हैं, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और लास्ट में डी जो है ए नंबूथिरी, ये मलयालम भाषा के लेखक हैं, इनको 55वां क्या दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, आज हम उसके बारे में कुछ बताते हैं, कुछ ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बताते हैं। यस माय डियर, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान रामभद्राचार्य जी को 2023 का, और हिंदी और उर्दू भाषा दोनों के ही लेखक हैं ये, मोस्टली इनको उर्दू भाषा का ही माना जाता है। प्रसिद्ध गीतकार, फिल्मी गीत लिखने वाले और गजल, कविता, शायरी वायरी लिखने वाले गुलजार जी को दिया गया है। ठीक है, 1961 में इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी, लेकिन 1965 से लगातार ये दिया जा रहा है, और ये 2023 का जो दिया गया है, ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ये भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। इससे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार भारत सरकार माने भारत में नहीं दिया जाता है। ठीक है, कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। संस्कृत भाषा में दूसरी बार, जबकि उर्दू भाषा में 5वीं बार दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो 2023 का है। ये देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। इसमें क्या दिया जाता है, तो इसमें याद रखिएगा, इसमें 11 लाख रुपए का नगद प्लस वाग्देवी सरस्वती माता की प्रतिमा दी जाती है, कांस्य प्रतिमा, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से किसी एक में साहित्य रचना करने वाले भारतीय नागरिकों को, सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही ये दिया जाता है। ठीक है, अब इन 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी में भी ये पुरस्कार देने का विचार किया जाता है, यानी अंग्रेजी में भी दिया जा सकता है। इसको जानते रहिएगा। लेकिन कुल भाषाएं आए तो आप सिर्फ 22 मारिएगा। अगर ये पूछता है कि 22 के बाद कौन सी एक भाषा है जिसमें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा सकता है, तब आप विचार करिएगा अंग्रेजी में। ठीक है, पहली बार यह पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को उनकी कविता संग्रह, बहुत मशहूर कवि थे, ओडक्कुझल के लिए दिया गया था। द बैम्बू फ्लूट, ओडक्कुझल। हिंदी में पहली बार यह पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदंबरा के लिए दिया गया था। और अभी तक कुल 64 व्यक्ति, इनको अगर दोनों को मिला लिया जाए, भद्राचार्य जी को और गुलजार को, तो 64 व्यक्ति इससे पा चुके हैं पुरस्कार। ठीक है, और हिंदी में पहली बार सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा हेतु, और पहली हिंदी लेखक महिला जिनको दिया गया तो वो थी महादेवी वर्मा को, यामा के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, अभी तक सबसे ज्यादा यह पुरस्कार हिंदी भाषा में 11 बार दिया गया है। ठीक है, कन्नड़ में 8 बार, बंगाली व मलयालम में 6-6 बार, उर्दू में 5 बार, गुजराती, मराठी, उड़िया में 4-4 बार,
और असमिया व तेलुगु में 3-3 बार, पंजाबी, तमिल, कोंकणी, संस्कृत में 2-2 बार, अंग्रेजी व कश्मीरी में 1-1 बार ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। पहली महिला बंगाली उपन्यासकार आशा पूर्णा देवी को उनके उपन्यास प्रोथोम प्रोतिश्रोती द फर्स्ट प्रॉमिस, जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है द फर्स्ट प्रॉमिस, के लिए दिया गया था। तो पहली महिला आशा पूर्णा देवी, जो बंगाली उपन्यासकारी हैं, पहली महिला है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली। ठीक है, आप इसको से अच्छे से, बहुत अच्छे से जानते रहिएगा। अब मैं आपको इस पुरस्कार के शुरुआत में कुछ बताना चाहता हूं कि कैसे पुरस्कार को शुरुआत में दिया गया था। देखो, पहला पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को मलयालम में भाषा में दिया गया था। दूसरा पुरस्कार 1966 में ताराशंकर बंदोपाध्याय को बंगाली में दिया गया था। ये जितना मैं बता रहा हूँ तो ये पहली भाषा में ये पाए भी रहे, यानी बंगाली में पहली बार ताराशंकर बंदोपाध्याय पाए थे। थर्ड पुरस्कार 2 लोगों को 1967 में दिया गया था, उमाशंकर जोशी को गुजराती भाषा में और केवी पुटप्पा को कन्नड़ भाषा में। ठीक है। और चौथा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए दिया गया था, हिंदी भाषा के लिए। पांचवा पुरस्कार फिराक गोरखपुरी को 1969 में दिया गया था, उर्दू भाषा के लिए। और सिक्स्थ पुरस्कार, जो छठा ज्ञानपीठ पुरस्कार 1970 में था, वो विश्वांथा सत्यनारायण को तेलुगु भाषा में दिया गया था। ठीक है। ये इतनी जितनी मैंने भाषाएं बताई, ये शुरू के 6 पुरस्कार मैंने आपको बताए हैं। इनको पहली बार उस पर्टिकुलर भाषा में भी दिया गया था। अब लास्ट के देख लीजिए। 53वां पुरस्कार 2017 में कृष्णा सोबती को दिया गया था, हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा में इनको दिया गया था। और ये 11वें हिंदी के लेखक हैं जिनको ये दिया गया था, यही 2017 में 53वां। 54वां पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा में दिया गया। अंग्रेजी भाषा में सिर्फ एक बार दिया गया है, वो भी 2018 में अमिताभ घोष को। इसके पहले अभी तक अंग्रेजी भाषा में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था। 55वां पुरस्कार 2019 में ये दिया गया था ए नंबूथरी को, यानी अचित्तन नंबूथरी मलयालम भाषा में। ठीक है। 56वां पुरस्कार 2021 में नीलमणि फूकन को असमिया भाषा में दिया गया था। और 57वां पुरस्कार 2022 में दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा में दिया गया था इनके योगदान के लिए। और 58वां पुरस्कार 2023 में इसकी घोषणा हो गई है, जगत गुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत में और गुलजार जी को उर्दू भाषा में संयुक्त रूप से दिया जाएगा। यस माय डियर, 1961 में स्थापित ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। यह साहित्य में असाधारण योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, यह केवल जीवित लेखकों को ही दिया जाता है। 1982 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल एक कृति के लिए, एक ही रचना के लिए दिया जाता था। 1982 के बाद भारतीय साहित्य में आजीवन योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार ने देश के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार की मान्यता हासिल कर ली है। यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों के लिए खुला है और हर वर्ष दिया जाता है। पुरस्कार के लिए अन्य भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी पर भी विचार किया जाता है। विजेता को मैंने बताया था नगद पुरस्कार 11 लाख रुपया, विद्या की देवी जो हिंदू देवी है सरस्वती माता की एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप थे। उनके उपन्यास ओडिक्कुजल द बैम्बू फ्लूट के लिए। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला लेखिका 1976 में बंगाली लेखिका आशा पूर्णा देवी थी। यह पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था की स्थापना 1944 में, यह पुरस्कार जो संस्था देती है उसकी स्थापना 1944 में उद्योगपति और परोपकारी साहू शांति प्रसाद जैन ने किया था। साहू शांति प्रसाद जैन ने किया था।
ज्ञानपीठ पुरस्कार सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रायोजित है। ठीक है, यह पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था की स्थापना 1944 में उद्योगपति और परोपकारी साहू शांति प्रसाद जैन ने किया था। पुरस्कार नामांकन साहित्यिक विशेषज्ञों, शिक्षकों, आलोचकों, विश्वविद्यालय और विभिन्न साहित्यिक और भाषा संघों की एक विस्तृत श्रृंखला से प्राप्त होती है। निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक भाषा के लिए हर 3 साल में एक सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। यह एक उल्लेखनीय नियम है कि जिस भाषा में सबसे हालिया प्राप्तकर्ता ने लिखा है वह अगले 2 वर्षों के लिए इसमें विचार योग्य नहीं है। तो माय डियर, ये था आज का पूरा क्लास। थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आज मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार का पूरा इतिहास आपको बता करके रख दिया है। इससे ज्यादा किसी भी परीक्षा में इसमें से आने वाला नहीं है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लास आपको पसंद आए, लाइक करें तो आप अपने दोस्तों में सबको शेयर करके इसे जरूर बताइए और मेरा भी उत्साहवर्धन करिए। आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।